A very good morning to all of you. आज measurement Good evaluation morning. and good morning all. Measurement evaluation and statistics in education की क्लास में प्रीवियस क्लासेस में हमने देखा हम टी टेस्ट पे ही अभी तक चर्चा कर रहे हैं, टी टेस्ट की न्यूमेरिकल्स पे प्रैक्टिस कर रहे हैं और अभी तक हम लोगों ने इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट क्या होते हैं इनके बारे में समझ लिया, इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स हमने किए हैं। फर्दर फिर हमने जाना कि डिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट क्या होता है और वो किन किन परिस्थितियों में लगाया जाता है। पिछले क्लासेस में हमने बात की थी कि वो 3 परिस्थितियों में लगाया जाता है जिनके बारे में चर्चा हो चुकी है। आज हम लोग उसी 3 परिस्थितियों में से जो पहली स्थिति थी आपकी सिंगल ग्रुप मेथड, कि जब सिंगल ग्रुप मेथड होता है, सिंगल ग्रुप मेथड के द्वारा आपके सैंपल्स का निर्माण किया जाता है, तब उसमें टी टेस्ट को कैसे हम अप्लाई करते हैं उसके लिए स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस ऑफ मीन के फॉर्मूलेज आपको समझा दिए गए थे। तो आज हम लोग बेसिकली अपना न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं आप सभी के साथ अपना प्रेजेंटेशन शेयर करने जा रही हूँ। सभी स्टूडेंट्स पेन और कॉपी आप लोग लेके बैठोगे। जैसे जैसे स्टेप्स होते जाएंगे उसी के अकॉर्डिंग आप लोग अपनी कॉपी में उसे करते जाना, ठीक है। बेटा आप लोगों को स्लाइड्स विजिबल है? Yes, ma'am. Yes, Good. ओके, तो प्रीवियस क्लासेस में हमने डिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट के बारे में जान लिया था। ये भी जान लिया था कि डिफरेंट जो तीनों परिस्थितियां होती हैं, जैसे कि सिंगल ग्रुप मेथड, मैचिंग बाय पेयर्स इक्विवेलेंट ग्रुप्स मेथड, मैचिंग बाय मीन्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इक्विवेलेंट ग्रुप मेथड्स क्या होते हैं। और इन्हीं में सभी में मैंने कहा था कि स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस ऑफ मीन कैलकुलेशन, जिसका वो जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो उन सभी के बारे में हमने जान लिया था कि जब सिंगल रिलेटेड ग्रुप होगा आपका, तो उस परिस्थिति में हम लोग स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस ऑफ मीन को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आज हम लोग बेसिकली जो स्टार्टिंग करने जा रहे हैं वो फर्स्ट न्यूमेरिकल से करने जा रहे हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पे इस समय विजिबल है। न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन सिंगल ग्रुप मेथड, ये सिंगल रिलेटेड ग्रुप मेथड, ठीक है। ये न्यूमेरिकल है, आप सभी लोग इसको ध्यान से पढ़ो। 50 छात्रों के एक रैंडम प्रतिदर्श पर एक प्रयोग के दौरान ट्रीटमेंट से पूर्व तथा पश्चात परीक्षण प्रशासित किए गए। पूर्व परीक्षण, जिसे प्री टेस्टिंग भी कहते हैं, के लिए मध्यमान तथा मानक विचलन क्रमशः 67.57 व यानी आपका जो मध्यमान है वो है 67.57 और जो मानक विचलन है उसकी वैल्यू दे रखी है 7.24 तथा पश्चात परीक्षण यानी ट्रीटमेंट के बाद जो टेस्ट लिया गया है ट्रीटमेंट के बाद जो टेस्ट लिया गया, जैसे कि हम पोस्ट टेस्ट भी कहते हैं, उसमें जो बच्चों के मध्यमान आए हैं उनके स्कोर्स के वो है 74.92 और उनका स्टैंडर्ड डेविएशन आया है 8.41। पूर्व तथा पश्चात के परीक्षण के प्राप्तांकों के मध्य 0.60 का सह संबंध था। क्या दोनों मध्यमानों में अंतर सार्थक है? ठीक, मान लीजिए आपके एग्जाम में यही न्यूमेरिकल आया हुआ है, ठीक है, आपने टी टेस्ट पूरा अच्छे से पढ़ रखा है, तो अब आपको यहाँ पर सबसे पहले तो यही कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, यही पहचानना पड़ेगा कि ये जो न्यूमेरिकल दिया हुआ है उसमें कौन सा टी टेस्ट अप्लाई किया जाएगा। तो आप सभी स्टूडेंट्स, क्योंकि अभी फिलहाल तो यहाँ पर हेडिंग ही लिखी हुई है कि न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन सिंगल रिलेटेड ग्रुप मेथड, लेकिन फिर भी आप लोग इसमें कैसे जानोगे कि आपको सिंगल रिलेटेड ग्रुप मेथड वाला टी टेस्ट यूज करना है। इसको इस तरह से सबसे पहले पहचानोगे कि देखो इसमें सिंगल ग्रुप मेथड में क्या होता है, एक ही ग्रुप होता है, एक ही सैंपल हम लोग लेते हैं। उस सैंपल को ये बेसिकली अधिकतर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में होता है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, एक सैंपल लेते हैं, उस सैंपल पर ट्रीटमेंट को देने से पहले, यानी जैसे मान लो कोई हमें किसी न्यू टीचिंग मेथड का इफेक्ट देखना है बच्चों की अचीवमेंट पे, तो हम क्या करेंगे, उस जो न्यू टीचिंग मेथड है उस पर बेस्ड जो लेसन प्लान है उससे बच्चों को पढ़ाने से पहले हम क्या करेंगे, उनका प्री टेस्ट ले लेंगे, यानी उनके अचीवमेंट को चेक कर लेंगे, एक बार उसके स्कोर्स आ जाएंगे, उन्हें हम अपने पास स्टोर करके रख लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो न्यू टीचिंग मेथड है, ठीक है, यानी ट्रीटमेंट हम देने जा रहे हैं, यानी कि जो भी न्यू टीचिंग मेथड है उस पर बेस्ड लेसन प्लान के थ्रू हम बच्चों को या स्टूडेंट्स को
पढ़ाएंगे। जब हमारा एक ड्यूरेशन होगा, जैसे 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना तक हमने क्या किया, उस पर्टिकुलर टीचिंग मेथड के थ्रू बच्चों को पढ़ा लिया, स्टूडेंट्स को पढ़ा लिया, फिर क्या करेंगे, फिर से उनका एकेडमिक अचीवमेंट चेक करेंगे। तो फिर आपके पास कुछ स्कोर्स आ जाएंगे, यानी आपके पास क्या हो जाएगा, एक ही सैंपल के लिए आपके पास प्री टेस्ट होंगे और एक ही सैंपल, उसी सैंपल के आपके पास पोस्ट टेस्ट होंगे। यानी यहाँ पर सबसे अच्छा पहचाने का तरीका क्या है कि यहाँ पर कौन सा टी टेस्ट लग रहा है, रिलेटेड वाला, जिसमें एक ही सैंपल है आपके पास, ठीक, उस सैंपल पर एक बार प्री टेस्ट लिया गया है, उसी सैंपल पर एक बार पोस्ट टेस्ट लिया गया है, ठीक है। उनके स्कोर्स आए हैं जिनके मध्यमान और मानक विचलन आपको ये न्यूमेरिकल्स में दे रखे होंगे। साथ ही बात आप लोग सबसे अच्छा यहाँ से ध्यान लगा सकते हो कि यहाँ पर आपको कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू भी दे रखी होगी। क्यों? क्योंकि जो बच्चे हैं, सैंपल है वो एक ही है, ठीक है, और उन्हीं का प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट है, तो उसमें कुछ ना कुछ सहसंबंध अवश्य होगा। तो उसका जो सहसंबंध की मात्रा में कैसे पता चलती है, कोरिलेशन कोफिशिएंट के द्वारा या सहसंबंध गुणांक के द्वारा। तो आपको न्यूमेरिकल में क्या दे रखा है कि पूर्व तथा पश्चात के परीक्षण प्राप्तांकों के मध्य 0.60 है, यानी जो प्री टेस्ट के स्कोर हैं स्टूडेंट्स के और जो पोस्ट टेस्ट के स्कोर है उनमें कोरिलेशन कितना आ रहा है, 0.60 आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए जब 0.60 आया तो आप समझ जाएंगे कि कौन सा, ये मोटा मोटा किस कैटेगरी में आता है, डिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट में आता है। यहाँ से आपने ये पता लगा लिया कि डिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट लगेगा, उसमें भी अब सिंगल रिलेटेड मेथड क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही सैंपल है, ठीक। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है क्या दोनों मध्यमानों में अंतर सार्थक है, यानी कि प्री टेस्ट के जो स्कोर्स आए हैं और इंटरवेंशन या ट्रीटमेंट देने के बाद जो स्कोर्स आए हैं उनके मध्यमानों में कोई अंतर है, यानी जो अंतर दिख रहा है वो क्या वाकई में सिग्निफिकेंट है, यानी जो ट्रीटमेंट दिया गया है उसका वाकई में कुछ असर पड़ा है। तो इसमें एक ये आपका हो गया। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की जाती है मोस्टली, तो उनमें जो हाइपोथेसिस बनती है वो नल हाइपोथेसिस ना होके वहां पर हम लोग ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस या जिसको आपने एकांतर परिकल्पना कहते हैं उस वो बनता है। क्यों? क्योंकि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जब हम करते हैं तो कहीं ना कहीं देखो, कोई भी रिसर्च जब हम करते हैं, न्यू रिसर्च करते हैं, तो उस वो किस पर बेस्ड होता है, आपके रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर पे। तो जैसे कोई एक्सपेरिमेंटल रिसर्च आप कंडक्ट कर रहे हो तो उसके पीछे भी आपने कई सारी स्टडीज को रिव्यू किया होगा, उनके आधार पर ही आप क्या कर रहे हो, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को कंडक्ट कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं आपके जैसे रिसर्चर के मन में ये होता है कि ये अगर हम इंटरवेंशन प्रोग्राम देंगे स्टूडेंट्स को तो उनका कुछ अच्छा होगा या कोई ना कोई अंतर आएगा। तो इस केस में जब पिछली प्रीवियस स्टडीज ये बोल रही है कि अंतर देखने को मिला है, यानी नल हाइपोथेसिस वहाँ हम क्रिएट नहीं कर सकते। जैसे कि जब हमने बात की थी कि जब हम लोग को हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन की बात करते तो मैंने आप लोग से बात की थी कि कैसे ये निश्चित करते हैं किसी भी स्टडी में कि नल हाइपोथेसिस बनेगी या फिर आपकी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनेगी। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में बेसिकली ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का निर्माण किया जाता है। अब आप सभी लोग ने इस न्यूमेरिकल को पढ़ लिया होगा, सबने एक बार पढ़ लिया है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। जो है ना, थोड़ा सा समझ लिया। इसमें क्या है, सिंपली एक ग्रुप दे रखा है, उस एक सिंगल ग्रुप को ट्रीटमेंट से पहले उसका कुछ परीक्षण किया गया, उसके स्कोर्स निकाले गए और उसका मध्यमान आपको दे रखा है 67.57 और मानक विचलन या स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है 7.24। फिर उसको ट्रीटमेंट दिया गया और ट्रीटमेंट के बाद फिर से उनका टेस्ट किया गया, जिस पर उनके मार्क्स का जो मीन आया वो आया 74.92 और स्टैंडर्ड डेविएशन आया है 8.41। अब आपको सिंपली ये बताना है कि प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट के स्कोर्स में जो डिफरेंस दिखाई दे रहा है क्या वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टी टेस्ट अप्लाई करेंगे। अब टी टेस्ट अप्लाई करने का जो मैंने आपको स्टेप्स लिखवाए वो सभी तरह के जो कोई भी कैटेगरी का आपका न्यूमेरिकल आ जाए टी टेस्ट के अंतर्गत, हम हमेशा उसी स्टेप्स को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हमारा स्टेप क्या होगा, जैसे कि हम हमेशा बात करते हैं कि जब भी आप लोग न्यूमेरिकल्स करो तो सबसे पहले क्या नोन है उसको हमें अपनी कॉपी में लिखना चाहिए। जब एग्जाम्स में आप लोग करोगे या जब भी आप लोग करते हैं, इसको हैबिट में लाओ कि न्यूमेरिकल्स में जो भी चीज आपको दी हुई है या जो चीज आपको ज्ञात है उसको सबसे पहले आप रिकॉर्ड कर लो। तो इस केस में क्या ज्ञात है आपको, पूर्व परीक्षण और पश्चात परीक्षण, ये दो कैटेगरीज है।
ठीक, स्मॉल है आपका सैंपल साइज है, मीन आपका एम से डिनोट है यहाँ पर, एस आपका स्टैंडर्ड डेविएशन को दिखा रहा है और आर आपका क्या है, इन दोनों स्कोर्स के मध्य कोरिलेशन को दिखा रहा है, क्या कोरिलेशन कोफिशिएंट 0.60। अब पूर्व परीक्षण चूंकि अब यहाँ सिंगल रेटेड ग्रुप में है तो हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि यहाँ पर सैंपल साइज सेम होगा क्योंकि एक ही सैंपल लिया हुआ है और उसी पे हमने प्री टेस्ट अप्लाई किया और उसी पे पोस्ट है, तो यहाँ पर एन की संख्या समान होगी 50-50। मीन पूर्व परीक्षण पर आप लोग को मीन आप लोगों ने देखा क्या लिखा हुआ है 67.57, इसको हमने लिख लिया। पोस्ट टेस्ट में क्या मीन रहा है उसको हमने नोट डाउन कर लिया, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन को भी इसी तरह से लिख लिया, फिर आपने कोरिलेशन कोफिशिएंट को लिख लिया। आपको पर्टिकुलर न्यूमेरिकल जो दिया गया उसमें आपको क्या क्या चीज नोन है उनको सबसे पहले हम क्या करते हैं लिख लेते हैं, सबसे पहला काम तो ये करते हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा टी टेस्ट में, नेहा यस मैम। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्या स्टेप आएगा हमारा, जब हम टी टेस्ट करते हैं तो सबसे पहला ये तो आपने नोन है क्या चीज नोन है वो लिख ली है। अब हम स्टार्ट करते हैं टी टेस्ट को अप्लाई करने के लिए। सबसे पहला स्टेप क्या किया जाता है टी टेस्ट को कंडक्ट करते समय, हम लोग पहले इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम जो कुछ एक फॉर्मूला था वो निकालते हैं, फिर इसके बाद में हम टी टेस्ट का यूज करते हैं। अब मैं पर्टिकुलर स्टेप्स की बात की, मैंने आपको स्टेप्स पूरे पर्टिकुलर एक लाइन बाय लाइन लिखवाए, तो सबसे पहला स्टेप क्या है और कोई स्टूडेंट्स बताना चाहेगा। मैम यस मैम, सबसे पहला होता है कि क्रिएट द नल हाइपोथेसिस, उसके बाद फिर होता है डिसाइड द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ठीक है, बिल्कुल सही बताया। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, हाइपोथेसिस का निर्माण करेंगे। अब चूंकि मैंने बताया कि जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है उसमें हम लोग क्या करते हैं, ये जरूरी नहीं कि हमेशा ही ऑल्टरनेटिव बने, लेकिन बेसिकली ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में चूंकि हम एक ट्रीटमेंट दे रहे हैं और हमारी आशा होती है कि कुछ ना कुछ अंतर देखने को मिलेगा, अगर प्रीवियस स्टडीज उसको सपोर्ट करी तो हम यहाँ पर ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर हमने ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का निर्माण किया है कि छात्रों के पश्चात परीक्षण पर आए अंक पूर्व परीक्षण पर आए अंकों से अधिक हैं। तो ये आपकी क्या दिखा रही है, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस दिखा रही है। ठीक है, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है और साथ ही क्या डायरेक्शनल है। छात्रों के पश्चात परीक्षण पर आए अंक पूर्व परीक्षण पर आए अंकों से अधिक हैं। आप इसको इस तरह से यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दे सकते हो। देखो यहाँ पर आप लोग अगर ध्यान दो तो पूर्व परीक्षण पर मध्यमान कितना आया है उसका 67.57 आया है। ठीक, इसको यहाँ से समझ लो। आप लोग सोच रहे हो ना अधिक क्यों लिखा है, तो पूर्व परीक्षण यानी प्री टेस्ट पर क्या देखा हमने कि जो ग्रुप था सिंगल ग्रुप था उसके स्कोर्स जो हमने कैलकुलेट किए उसका मीन आया 67.57। ठीक, उसके बाद हमने क्या किया, उनको ट्रीटमेंट दिया। ट्रीटमेंट के बाद हमने फिर से उन पर टेस्ट अप्लाई किया और उस टेस्ट पे उनके मार्क्स क्या देखने को आ रहे हैं 74.92। तो यहाँ पर डिफरेंस आपको चूंकि देखने को मिल रहा है ना कि पूर्व परीक्षण में जो मार्क्स आए हैं वो कम है और पश्चात परीक्षण में जो मार्क्स आए वो कम है, यानी कि जो आपने इंटरवेंशन प्रोग्राम अप्लाई किया या जो आपने ट्रीटमेंट दिया है उससे कुछ बढ़ोतरी हुई है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर हाइपोथेसिस में लिखा है कि छात्रों के पश्चात परीक्षण पर आए अंक पूर्व परीक्षण पर आए अंकों से अधिक हैं। या इसको कह सकते हैं आप, इसको मैथमेटिकली इस तरह से लिख सकते हो कि मीन स्कोर ब्रैकेट में पोस्ट टेस्ट या पश्चात परीक्षण पर आया मध्यमान ठीक बड़ा है किससे, प्री टेस्ट पर आए मध्यमान अंक से। या इसको अगर हम सिंपल में लिखना चाहें तो जो M2 है आपका यानी M1 हमने उसको मान लिया प्री टेस्ट के जो स्कोर्स का मध्यमान आया है, और M2 हमने किसको मान लिया जो पोस्ट टेस्ट पे जो आपका मीन अंक आया है। तो यहाँ पर आपको सिंबॉलिकली क्या लिख सकते हैं कि M2 आपका बड़ा है M1 से, ये आपकी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है। ठीक, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, हाइपोथेसिस का निर्माण करना, क्योंकि हम टी टेस्ट में क्या करते हैं, हाइपोथेसिस जज करते हैं कि एक जो पर्टिकुलर दो ग्रुप से उनके बीच में जो डिफरेंस दिख रहा है वो वाकई में है कि नहीं, उसके लिए हम हाइपोथेसिस बनाते हैं। अब चूंकि यहाँ पर क्या है, इंटरवेंशन प्रोग्राम्स दिया जा रहा है और आपने देखा यहाँ पर उनकी जो मीन स्कोर्स में उसमें बढ़ोतरी हो रही है, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पर कि जो आए अंक है, जो पश्चात परीक्षण पर जो अंक आए वो पूर्व परीक्षण पर आए अंकों से अधिक है। उसको हमने सिंबॉलिकली इस तरह से लिख लिया। अब जैसे कि आप सभी लोग अच्छे से अवगत हैं कि सेकंड स्टेप क्या होता है,
सार्थकता स्तर या लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को डिसाइड करना। हम पहले भी बात कर चुके हैं कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप यहाँ पर 0.05 को चुनो, आप 0.01 को भी चुन सकते हो। बस आपका मतलब ये होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लिया है तो इसका क्या अर्थ है, और 0.01 लिया है तो इसका क्या अर्थ है। बिहेवियरल साइंसेस में, एजुकेशन सब्जेक्ट में हम लोग बेसिकली इन्हीं दोनों लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमने सार्थकता स्तर क्या ले लिया, 0.05। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसके बाद हम क्या करते हैं मैम? स्टैंडर्ड एरर ऑफ वो जो मीन होता है उसका स्टैंडर्ड एरर हम निकालेंगे। फाइंड द स्टैंडर्ड एरर ऑफ टू सिंपल सैंपल मीन्स। हाँ, क्या होता है स्टैंडर्ड एरर किसकी होती है, जो मीन का डिफरेंस है उसकी स्टैंडर्ड एरर होती है। स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस ऑफ टू सैंपल मीन्स। ठीक, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, यहाँ पर आपका स्टैंडर्ड एरर को कैलकुलेट करना। अब आप लोग अगर पिछले आप लोग अपने उसमें रिकॉल करो कि अगर आपका ग्रुप क्या है, सिंगल रिलेटेड ग्रुप है, तो उस केस में स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस ऑफ मीन को कैलकुलेट करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, ये जो आपके सामने यहाँ पर स्टेप 4 में दिख रहा है, सिग्मा डी इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा m1 स्क्वायर प्लस सिग्मा m2 स्क्वायर माइनस 2r इंटू सिग्मा m1 सिग्मा m2। ठीक, तो सबसे पहले तो इस फॉर्मूले में कुछ क्वांटिटीज है जिनको हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसलिए मैंने स्टेप 3 में सबसे पहले क्या किया है, सिग्मा m1 और सिग्मा m2 को कैलकुलेट कर लिया है। अब सिग्मा m1 के लिए हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे, इसका भी फॉर्मूला आपको नोट डाउन किया होगा, सिग्मा 1 अपॉन रूट n1, यानी फर्स्ट जो आपका जो प्री टेस्ट स्कोर है उसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन उसको आप ऊपर लिखोगे और n1 की जगह क्या लिखोगे 50। अब इस वैल्यू को कैलकुलेट करोगे तो आपकी जो भी वैल्यू आएंगी, आप लोगों के पास 1 मिनट का समय है, सभी बच्चे सिग्मा m1 सिग्मा m2 की वैल्यू कैलकुलेट करके मुझे बताइए। मैम सिग्मा 1 की वैल्यू है 1.02 और सिग्मा n2 की वैल्यू है 1.18। अच्छा ठीक है, एक बार मैं चेक कर लूँ। सभी स्टूडेंट्स कैलकुलेट कर लें, फिर हम उसके आगे बढ़ते हैं। दर्शिका कितनी आई है बेटा? इसमें कर रहे मैम इसकी फर्स्ट वाले की आ रही है 1.165 और सेकंड की 1.189 आ रही है। सही है। मैम मुझे ये सब समझ में, क्वेश्चन हम समझ में आ रहा है मैम, जो अच्छा। स्टेप है वो चीज मैम मुझे इतनी कंफ्यूज कर जाती है, हम भूल जा रहे हैं कि कैसे वहां पे आया फिर आ गया। जैसे फॉर्मूला है वो हमें समझ में आ रहा है कि कैसे कैलकुलेट करना है, कहाँ पे मीन आया, कहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन आया, बट वो चीज मैम जो शुरू का है ना, इसलिए कंफ्यूजन हो जा रही है क्योंकि पास में बुक नहीं है। नेहा देखो कंफ्यूजन बिल्कुल मिटा दो। देखो कोई भी टी टेस्ट होगा, चाहे इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट होगा या डिपेंडेंट सैंपल टेस्ट होगा, सब में जो स्टेप्स है वो सेम होंगे कि सबसे पहले आप हाइपोथेसिस बनाओगे, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को मतलब अपना डिटरमिन करोगे कि आप कौन सा लेवल ले रहे हो, फिर स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट करोगे, फिर फर्दर आगे जो भी स्टेप्स वो कैलकुलेट करोगे। तो वो स्टेप्स आप लोग याद कर लो ताकि एग्जाम्स में आपको पता हो कि आपको स्टेप बाय स्टेप क्या क्या चीजें कैलकुलेट करनी है। बस हल्की सी प्रैक्टिस की जरूरत है, आ जाएगा। बाकी आपका आंसर सही है। अब एक्चुअली बुक नहीं है मेरे पास, इसलिए और भी दिक्कत हो रही है थोड़ा सा। चलो कोई बात नहीं, बुक नहीं है तो न्यूमेरिकल्स की पिक मैं भेज दूंगी। अगर आप लोग को नहीं है तो मैं पिक्स भेज दूंगी, आप उसमें प्रैक्टिस कर लेना। 1.165 ठीक है,
और दूसरी आलू? मैम 1.189 मैम। ठीक ठीक ठीक। आदर्श कैलकुलेट किया? जी मैम। सिग्मा एम की आई मैम 1.165। ठीक है। और सिग्मा सिग्मा एम टू M2? की है 1.118। ठीक ठीक। हाँ आलोक, क्या कुछ आपको क्वेरी है, बताओ। मैम एक बार मैम स्टेप में मैम लिखवा दीजिए मैम, सही रहेगा मैम, भूल जाता हूँ। अच्छा चलो, अभी हम लोग स्टेप बाय स्टेप ही करें ना, तो देखो मैंने जब मैं कैलकुलेट करती हूँ आप लोग के लिए, तो मैं भी स्टेप लिखती जाती हूँ, तो ऐसे ही। हाँ हाँ हाँ, एक मिनट। हाँ, किसको मैम क्वेरी है? अंडर रूट 50 का थोड़ा सा। जी मैम। क्या संजय? जी मैम। हाँ, क्या आप क्या पूछ रहे हो? अंडर रूट मैम, अंडर रूट 50 को कैसे मतलब सरलीकरण करेंगे, थोड़ा सा बता दें। अंडर रूट 50 को कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा? आप सभी से मैंने कहा मतलब था कि कैसे अभी। उसको काटेंगे, थोड़ा सा समझ। हाँ, नहीं तो आप लोग को ये, आप लोग के घर में बच्चे होंगे, उनके पास 6, 7, 8 क्लास की बुक होगी। आप लोग, मैंने हमेशा से कहा है आप लोग से कि जिनकी भी कैलकुलेशन वीक है, जैसे रूट 50 कैलकुलेट करना बहुत कठिन बात नहीं है, आप डायरेक्टली उसमें डिवीजन मेथड अप्लाई करके यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन इस क्लास में अभी आप लोग को ये बताना कि रूट 50 कैसे होगा तो थोड़ा सा मुश्किल है। आप लोग क्लास, ये जब क्लासेस आपकी ओवर हो जाती हैं तो रोज आधा घंटा सिर्फ बैठो आप लोग। जिनको भी लगता है इन सब में उनकी वीकनेस है, आप लोग छोटे बच्चे की बुक्स उठा लो, उसमें बहुत ही सिंपल तरीके से सब मेंशन है। ठीक है संजय, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कोई भी कैलकुलेशन तुरंत आपको समझ में नहीं आएगा, प्रैक्टिस कर पाओगे तब समझ में आएगा। ठीक है, आप डिवीजन मेथड से कर सकते हो, बहुत इजीली हो जाएगा। आज अपने घर में जो बच्चे हैं, बुक्स हैं, अगर आपके पास बुक्स अभी छोटे बच्चों की अवेलेबल नहीं है तो आप एनसीईआरटी की वेबसाइट पे जाके बुक्स डाउनलोड कर सकते हो मैथ्स की, बहुत इजीली आपको सारी टेक्स्ट बुक अवेलेबल हो जाएंगी। सभी लोग कैलकुलेशन पे बहुत फोकस करो, क्योंकि आप लोगों को मैंने पहले भी बताया कि स्टैटिस्टिक्स ऐसा पेपर है जो पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि स्टेप 3 में हमने क्या निकाला, सिग्मा M1 और सिग्मा M2 की वैल्यू निकाल ली। ठीक, फिर नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होता है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस ऑफ मीन को कैलकुलेट करने का। अब चूंकि सिंगल रिलेटेड ग्रुप है तो उसके लिए स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला हमने ये यहाँ पर याद किया हुआ, या हम इसको इस फॉर्मूले को यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर आपको सिग्मा M1 की वैल्यू आ गई है, आपके पास सिग्मा M2 की आ गई है, आर की यानी कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू आपको दे रखी है, सिग्मा M1 की वैल्यू आपने कैलकुलेट की है, सिग्मा M2 की वैल्यू कैलकुलेट की है। अब इन सभी वैल्यूज को हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। सिग्मा M1 की जगह क्या रखेंगे, 1.165, और चूंकि इसका स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर कर देंगे। इसी तरह सिग्मा M2 की वैल्यू कितनी आई है, 1.189 आई है, इसको हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, -2 इंटू आर। आर की वैल्यू आपकी आई है, या जो दे रखी है वो दे रखी है 0.60। मैम एक मैम मिनट, हाँ हाँ, सिग्मा 1 7.24 है, में 8.24। एक मिनट आस्था, क्या बोल रहे हो आप? मैम सिग्मा 1 जो है वो 7.24 है, और आपने जो इसमें लिखा है वो 8.24। एक मिनट बेटा, 8.24 तो है मैम, जो क्वेश्चन था उसमें 7.24 था। अच्छा, तो हो सकता है मुझसे मिस गलत हो गया हो यहाँ पे नोट डाउन करने में, लेकिन वैल्यू शायद यही आ रही है, मैंने नहीं मैम, वैल्यू जो सिग्मा N1 की आ रही है वो 1.02 आ रही है। चलो कोई बात नहीं, अगर हो सकता है मुझसे गलती हो गई हो, कोई बात नहीं। तो आप लोग की जो वैल्यूज आ रही है उसको आप पुट कर दो यहाँ पर, जैसे जो भी जिसकी वैल्यू आ रही है। ठीक है, सिग्मा M1 और सिग्मा M2 की वैल्यू आप इसमें पुट करोगे, फिर आप लोग देखो सिग्मा D की वैल्यू आपकी क्या आ रही है, आप सभी लोग कैलकुलेट करो। सभी स्टूडेंट्स ने जो कैलकुलेट की है सिग्मा M1 की वैल्यू, सिग्मा M2 की वैल्यू, मुझसे यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर शायद देखने में गलती हो गई होगी, मैंने 8.44 नोट किया है तो वैल्यू ये दिख रही आई है। आपको एक बार चेकआउट कर लो इसको। सभी लोग, आशा ने बहुत अच्छा काम किया कि आपने यहाँ पर इतने ध्यान से देखा और यहाँ पर
फिगर आउट किया कि यहाँ पर प्रॉब्लम है। सभी स्टूडेंट्स को स्टार्ट करते समय बहुत ही कंसंट्रेशन की जरूरत है और बहुत ही अटेंटिवनेस आपके अंदर चाहिए। बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है अगर आप इसको ध्यान देके पढ़ोगे। एक बार क्वेश्चन दिखा दीजिएगा। एक आप लोगों ने स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू कैलकुलेट कर ली? मैम 0.986। 0.98। अच्छा ठीक है, 0.9 यहाँ पर इस वजह से थोड़ा सा डिफरेंस दिखा रहा है, कोई बात नहीं, स्टेप्स तो और सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब स्टेप 4 जब हमारे पास स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस ऑफ मीन की वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है तो फिर हम लोग फर्दर किस स्टेप पे जाते हैं? टी टेस्ट की वैल्यू कैलकुलेट करना है। हाँ आलोक, मेरा रहा है 3.593। 3 पॉइंट तो बहुत ज्यादा आगे बढ़ गए बेटा। जैसे मैंने क्या, आप लोग एक कैलकुलेशन चेक करो बेटा, डेविएशन इतना नहीं आएगा, ठीक है। मैम अंडर रूट 1 का हाँ संजय बताइए। मैम अंडर रूट 1.108724 अरे हाँ ठीक है, हाँ तो इसका वैल्यू आप कैलकुलेट करो, पूरा फुल बताओ क्या आएगा सिग्मा टी। आप सभी लोग अभी तो कैलकुलेशन करना मैम यही नहीं करते समझ में आता उसका। हाँ तो ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मैम बेटा। अंडर रूट के बाद नहीं कर पाते। मैम हाँ मेरा नहीं तो अंडर 1 रूट आपको आना पॉइंट चाहिए ऐसे। हाँ हाँ दर्शिका बताओ। मैम मेरा 1.293 आ रहा है। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसका भी आ रहा है आप सब, मेरे यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ पर मुझसे मिस्टेक हो गई है, इसकी वजह से यहाँ पर हो सकता है सबकी, आप लोग जो न्यूमेरिकल्स आपका जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया गया है जो उसमें वैल्यूज रखी उसी को पुट करके आप लोग कैलकुलेट करो तो हम लोग फिर आगे सही आंसर का पता लगा पाएंगे। वैसे बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है लेकिन देखते हैं। 0.99 कर 2-3 बच्चों ने बताया कि उनका 0.98 0.99 आ रहा है तो ऑलमोस्ट सेम आ रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग चूंकि स्टेप्स क्लियर है तो हम लोग यहाँ पर कैलकुलेशन वैल्यू रखने से थोड़ा सा गड़बड़ आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, आप सभी लोग सही वैल्यू रख के उसमें करो। तो सिग्मा टी की वैल्यू अधिकतर बच्चों ने बताई है 0.98 0.99 समथिंग ऐसे आ रही है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है जब स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस। हाँ वीरेंद्र बताइए। मैम जो आपने 8.2 1.5 है। हाँ तो उससे तो वो आ रहा है ना, लेकिन अगर आपको 7.24 रखेंगे तो वैल्यू थोड़ी सी डिफरेंट आएगी। तो आप लोग एक बार मैम मेरा 1.28 हाँ आलोक तो एक बार चेक कर लो, एक बार चेक कर लो आप, ठीक है। अब सभी लोग देखो स्टेप्स क्लियर होने चाहिए, आपका कैलकुलेशन में थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक होगी कोई बात नहीं, आप सभी लोग अपनी कॉपीज में सही से कैलकुलेशन करो। मोर और लेस आंसर अभी शायद सेम आएगा क्योंकि इतना ज्यादा अंतर नहीं था शायद। चलो फिर अगर हम लोग को ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हम लोग को बेसिकली कैलकुलेट कैसे करना है।
तो स्टेप जब हमने स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस ऑफ मीन कैलकुलेट कर दिया, तो अब हम आगे किस तरफ बढ़ेंगे, कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ टी के निकालने के लिए। ठीक है, तो आपका टी का फॉर्मूला जैसे कि हम सभी को पता है कि टी क्या होता है, रेशियो होता है डिफरेंस ऑफ मीन्स का, इससे आपका स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस ऑफ मीन्स है, यानी कि m1 डिफरेंस m2 अपॉन स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस ऑफ टू मीन्स। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, टी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, m1 डिफरेंस m2 है, तो जो भी m1 डिफरेंस m2 का मतलब है कि जो भी बड़ा है उसमें से छोटे को आप माइनस कर दो। तो यहाँ पर बड़ी वैल्यू क्या थी आपकी 74.92 है माइनस 67.57 और अपॉन सिग्मा डी आप सभी लोग ने जो अधिकतर बच्चों ने बताई है अभी आंसर्स में 0.99 0.98 समथिंग, उसको आप यहाँ पर रखो। अब इसके बाद मुझे बताओ आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू क्या आ रही है। दोनों मीन्स में से जो बड़ा है उसमें से छोटे को आप माइनस कर दोगे और फिर उससे जो हमने इससे प्रीवियस स्टेप में सिग्मा डी की वैल्यू कैलकुलेट की है उसको यहाँ पर हम ये रख देंगे, फिर डिफरेंस को इससे डिवाइड कर देंगे सिग्मा डी से। तो आप सभी लोग मुझे कैलकुलेट करो कि आप लोग की कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ टी क्या आ रही है। सभी स्टूडेंट्स अपनी कॉपी में स्टेप बाय स्टेप आ रही समथिंग। नेहा कितनी आ रही है, 5.98। ठीक है ठीक है, आप सभी के पास 1 मिनट का समय आप ले सकते हो, आप कैलकुलेट करो। मैम देखो हो सकता है स्टैट्स के पेपर में कितनी आ रही है, 7.42। 7.42 है। ठीक है ठीक है, हो सकता है कि स्टैटिस्टिक्स के पेपर में आप लोग को कैलकुलेटर अलाउड हो, लेकिन फिर भी आप लोग को ये छोटे छोटे कैलकुलेशन की कैसे आपको अंडर रूट निकालना है, कैसे किसी का स्क्वायर निकालना है, कैसे डेसिमल वाले नंबर को डिवाइड करना आना है, तो ये आपको 7.42 आ रही मैम। ठीक है वीरेन, ठीक है आदर्श। तो आप सभी को क्या करना है, इन सभी चीजों को थोड़ा थोड़ा रोज मुश्किल से आप 15 मिनट की हर एक कॉन्सेप्ट को दो, प्रैक्टिस करो, आप सभी को आ जाएगा। संजय है, रिंकू है, सभी लोग को प्रैक्टिस की ही जरूरत है, बाकी समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मैम इस वाले में जैसे हमने अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाया है तो हम लोग वन टेल्ड वाला चेक करेंगे ना। हाँ अभी हम लोग आगे आएंगे, भी हम लोग आगे आएंगे, पहले यहाँ तक तो आ जाए, अभी तो आगे का स्टेप है। अभी आप लोग बस यहाँ तक ये मुझे बताओ कि कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ टी कितनी आई है। अभिषेक कितनी वैल्यू, ठीक है अभिषेक मैम जी मैम। क्या वैल्यू आई है, मेरा मैम निकल ही नहीं रहा इसमें। बेटा आप लोग, मैम मेरा मेरा मैम 5 पॉइंट करके आ रहा था मैम। 7.4। देखो मोस्टली बच्चों का 7 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो हम मैम वो आगे चले। 7 मैम एक चीज वो हाँ, 7 मैम 7.5 आ रहा है। ठीक कि ठीक जैसे कि m1 डिफरेंस m2 निकालेंगे तो आ रहा है 7.35 और फिर जब ठीक है। अपॉन में हम लोग क्या बोलते हैं कि सिग्मा डी सिग्मा डी 98 करते हैं तो फिर मैम आ रही है 5.97। मैम 7.5 आ रहा है। मैडम तो आप देखो, आप सभी लोग को सिंपली कैलकुलेशन की प्रॉब्लम है। अभी यहाँ मेरा थोड़ा सा गलत हो गया, तो मैं एट रैंडम आप लोग को यहाँ पर नहीं बता सकती, लेकिन सभी लोग अपनी कॉपी में इसको फ्रेश रूप से इसको कंडक्ट करना, अच्छे से कैलकुलेट करना। मोस्टली बच्चों की 7 पॉइंट समथिंग आ रही, तो हम इस समय 7 पॉइंट समथिंग को लेकर चल रहे हैं, ठीक है, कि आप लोग की 7 पॉइंट समथिंग आ रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 7.5 आ रही मैम, 7.5 चलो ठीक है पूरा हो रहा है, तो कट अब रहा है। आपकी ठीक है, अब कैलकुलेटेड वैल्यू मान के चलो कि अगर आपकी 7 पॉइंट समथिंग कुछ आ रही है, ठीक है, मोटा मोटा लेके चल रहे कि 7 पॉइंट समथिंग कुछ आ रही है, तो हमें क्या करना होता है कि जब हम कैलकुलेटेड वैल्यू ऑब्टेन कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, तो हम फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम कैलकुलेटेड वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है, अब हम क्या करते हैं, टैबुलेटेड वैल्यू को देखते हैं। अब यहाँ पर देखो बात ये आएगी कि टैबुलेटेड वैल्यू तो हमें देखनी है। अब यहाँ पर चूंकि आपने क्या बनाया है, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाए हैं, डायरेक्शन और आपने ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाए हैं जो कि डायरेक्शन शो कर रही है, यानी कि वो डायरेक्शनल हाइपोथेसिस है। तो जब भी हम
ये आप लोग याद रखना कि जब भी हम डायरेक्शनल हाइपोथेसिस को चेक करते हैं तो उस समय हम वन टेल टेस्ट का यूज करते हैं। आप सभी लोग ने अपनी बुक्स में देखा होगा कि जब आपने टी टेस्ट की टेबल अपने बुक्स के पीछे जो आपकी टेबल्स दी हुई उनमें आपने देखा होगा, घर में प्रैक्टिस की होगी तो आपने देखा होगा कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के ऊपर वन टेल टेस्ट या टू टेल टेस्ट लिखा होता है। तो चूंकि अभी तक हम लोगों ने क्या बनाई थी, नल हाइपोथेसिस बनाई थी। नल हाइपोथेसिस सिंपली क्या बताती है कि कोई भी दो ग्रुप में डिफरेंस नहीं है, ठीक है, वो डायरेक्शन नहीं शो करती है, डायरेक्शन लेस होती है, इसलिए हम वहाँ पर टू टेल टेस्ट यूज करते हैं। लेकिन अब चूंकि हमने यहाँ पर हाइपोथेसिस कैसे बनाई, ऑल्टरनेटिव बनाई है, जो और साथ ही वो क्या दिखा रही है, आपकी डायरेक्शंस को शो कर रही है, क्योंकि उसमें लिखा है ना कि पोस्ट टेस्ट के स्कोर्स ज्यादा है किससे, प्री टेस्ट के स्कोर से, यानी वो डायरेक्शन को शो कर रही है। तो उस परिस्थिति में हम क्या करेंगे, जब भी आप लोग इतना याद रखो, जब भी आपने हाइपोथेसिस अगर ऐसी बनाई है कि जिसमें डायरेक्शन शो हो रही है तो वन टेल टेस्ट का यूज करेंगे। जब आपकी हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस होती है या कह सकते हैं जिसमें डायरेक्शन नहीं होती है, डायरेक्शन लेस होती है, तो उस केस में हम टू टेल टेस्ट यूज करेंगे। ठीक, इतना समझ में आ गया आप सभी को? सभी को Yes, समझ ma'am. में आ गया? मैं एक बार फिर से रिपीट करूं। देखो बेटा कैसे करते हैं हम, जैसे जब हम टी, हाँ ठीक है, मैं एक बार और रिपीट कर दे रही हूँ कि जब आप लोग क्या करते हो, टी टेस्ट की वैल्यू कैलकुलेट करते हो ना थ्रू टेबल, टैबलेटेड वैल्यू कैलकुलेट करते हो। आप लोग ने बुक्स में देखा होगा कि पीछे टेबल में क्या होता है, एक आपके वर्टिकल में होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम्स होती है और ऊपर आपके लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होते हैं। ठीक है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के ऊपर आप लोग देखोगे दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है वैल्यूज, एक में लिखा होता है वन टेल टेस्ट, एक में लिखा होता है टू टेल टेस्ट। अब ये डिटरमिन करना कि आपको जो टी की वैल्यू, टैबलेटेड वैल्यू जो देखनी है वो किस तरफ देखनी है, वन टेल में देखनी है कि टू टेल में देखनी है, तो इसका निर्धारण आपकी हाइपोथेसिस करती है। अगर आपकी नॉन डायरेक्शनल है, यानी कि कोई लीडर नहीं है, यानी कोई डायरेक्शन अंतर ही नहीं है, कोई डायरेक्शन भी नहीं शो हो रही, तो हम क्या यूज करेंगे, टू टेल टेस्ट। अब अगर आपकी हाइपोथेसिस ये शो करेगी कोई एक ग्रुप किसी दूसरे से ज्यादा है या कोई एक ग्रुप किसी दूसरे ग्रुप से कम है, यानी यहाँ पर आपकी डायरेक्शन नेगेटिव दिशा में या पॉजिटिव दिशा में शो हो रही है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, वन टेल टेस्ट की वैल्यूज देखेंगे। अब इस पर्टिकुलर स्पेसिफिक क्वेश्चन जो हमने अभी आज लिया हुआ है उसमें हमने क्या किया है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का निर्माण किया, उसमें वो डायरेक्शन दिखा रहा है, तो हम क्या करेंगे, टैबलेटेड वैल्यू तो देखेंगे लेकिन टेल में देखेंगे, वन टेल टेस्ट में देखेंगे। ठीक, इतना क्लियर हो गया सबको? यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? सभी स्टूडेंट्स को ऑडिबल हूँ मैं? सबको समझ में आ रहा है? यस मैम। आप लोग खाना बोलो ठीक है, ठीक है। ठीक, तो हमने क्या कर लिया, कैलकुलेटेड वैल्यू कैलकुलेट कर ली फॉर्मूले के थ्रू। अब हम लोग आएंगे टैबुलेटेड पे। अब फिर से आप लोग अपना फर्स्ट, जब हम लोगों ने पढ़ाई की थी टी टेस्ट के बारे में, तो मैंने आप लोग से कहा था कि जब आपका सैंपल साइज क्या होता है, 30 या 30 से ज्यादा होता है, तो जो टी की टैबुलेटेड वैल्यू होती है वो क्या होती है, ऑलमोस्ट फिक्स हो जाती है। ठीक, अगर आप सभी को ध्यान होगा तो मैंने शायद आप लोग को ये सभी नोट कराया है कि जब आपका सैंपल साइज 30 या 30 से ज्यादा है तो उस केस में अगर टू टेल टेस्ट है तो आपकी वैल्यूज क्या होंगी, 0.05 और 0.01 में, और इसी तरीके से अगर आपका वन टेल टेस्ट है तो उस केस में 0.05 या 0.01 पर टी की वैल्यू क्या होती है वो आपने नोट डाउन की होगी। आप लोग इसको उसमें टेबल्स के थ्रू भी जाके दे सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है जब लार्ज साइज के लिए बात आती है तो उस केस में वो लोग टेबल्स नहीं प्रोवाइड कराते हैं। क्यों? क्योंकि 30 से 30 से ऊपर कहीं ना कहीं जो आपकी टी की वैल्यूज होती है वो कांस्टेंट होती चली जाती है, तो ये आपसे एक्सपेक्टेशन होती है कि आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए। आप लोग मुझे बताओ कि इस समय टैबलेटेड वैल्यू क्या होगी इस केस में। हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05 है, हमने चूज किया है, हाँ, और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 1.66 होगी। 1.66। अच्छा, आप लोग वन टेल टेस्ट में देखना, वन टेल टेस्ट में 2.69 कहाँ से देख रहे हो? मैंने नोट कराई है, आप लोग उसमें देखो जरा एक बार।
मैम 1.66 है। 1.66 है। एक मिनट, मैं एक मिनट चेक करती हूँ इसमें। यस मैम, 0.05 में 1.66 है वन टेल में, और 0.01 में है 2.33 वन सेकेंड वन टेल में। हाँ, आप सभी ये लोग देख रहे होंगे यहाँ पर कि वन टेल टेस्ट में क्या है, आपकी वैल्यूज 0.05 पे 1.66 है और 0.01 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे 2.33 है। तो इस केस में यहाँ पर कैलकुलेटेड वैल्यू आपकी 7 पॉइंट समथिंग कुछ आएगी और टेबुलेटेड कितनी आएगी, 1.66। अब हमें क्या करना है, जब हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू और जब हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू और टेबुलेटेड वैल्यू आ जाती है, तो हम फिर क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं कैलकुलेटेड का टेबुलेटेड के साथ। ठीक, तो इस केस में आप लोग देख रहे हो यहाँ पर 1.66 होगा बेटा, यहाँ पर मैंने शायद 0.01 के अकॉर्डिंग लिख दिया है, एक मिनट। हाँ, 1.66 होगा। तो आप देख रहे हो यहाँ पर भी अगर 2.33 यहाँ पर आपका क्या है 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे हम देख रहे हैं टेस्ट में यहाँ पर वैल्यू आएगी 1.66। अब आप लोग देखो कैलकुलेटेड वैल्यू आपकी किस टेबुलेटेड वैल्यू से ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होता है, कंपैरिजन। तो आप क्या देख रहे हो कि कैलकुलेटेड वैल्यू आपकी टेबुलेटेड वैल्यू से ज्यादा है। ठीक है, अब हम यहाँ पर इन्फेरेंस निकालेंगे, रिजल्ट्स क्या निकालेंगे कि जब भी आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू टेबुलेटेड वैल्यू से ज्यादा या बराबर होती है, तो उस केस में क्या होता है, आपकी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होती है, या कह सकते हैं नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होती है। तो यहाँ पर हमने अपनी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाई है, तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, इस कंपैरिजन से हमें क्या पता चलेगा, हमारी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रही है। क्यों? क्योंकि जो आपकी टी की वैल्यू है वो सिग्निफिकेंट है। यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको? यस मैम। आपने क्या किया, कैलकुलेटेड वैल्यू निकाली, टेबुलेटेड वैल्यू देखी टेबल से, या आपने जो याद कर रखी जो कि जो बड़े सैंपल साइजेस के लिए सेम रहती है ऑलमोस्ट, वो हमने यहाँ पर देख लिया। अब हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन इसलिए करते ताकि हम इन्फेरेंस निकाल सके कि क्या हमारा हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रहा है रिजेक्ट हो रहा है। तो आप लोग यहाँ देख रहे हो कि कैलकुलेटेड वैल्यू आपकी 7 पॉइंट समथिंग कुछ आ रही है और टेबुलेटेड वैल्यू हमारी कितनी है 1.66। तो कैलकुलेटेड वैल्यू आपकी टेबुलेटेड वैल्यू से ज्यादा है। तो जब भी कैलकुलेटेड वैल्यू टेबुलेटेड वैल्यू से ज्यादा या बराबर होती है, तो उस केस में ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट की जाती है। तो क्या रिजल्ट आया कि यहाँ पर आपकी जो आपने ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाई है वो एक्सेप्ट हो रही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपली ये है, जो भी हमने हाइपोथेसिस बनाई थी क्या, कि छात्रों की पश्चात परीक्षण पर आए अंक पूर्व परीक्षण पर आए अंकों से अधिक हैं को स्वीकार किया जाता है। यानी जो इंटरवेंशन प्रोग्राम था वो कैसा था, इफेक्टिव था, और इसी वजह से बच्चों के पोस्ट टेस्ट में मार्क्स कैसे आए, ज्यादा आए हैं। यहाँ पर मैंने लैंग्वेज में नहीं लिखा, आप सभी को लैंग्वेज में भी लिखना पड़ेगा। H1 एक्सेप्टेड, ये तो मैंने छोटा सा लिख दिया है। आपको इसी को मैंने पिछले क्वेश्चन से पूरा लिख के दिखाया किस तरीके से हम लोग इसको ब्रीफ में 2-4 लाइंस में बताते हैं कि चूंकि कैलकुलेटेड वैल्यू टेबुलेटेड वैल्यू से ज्यादा है, अतः टी की वैल्यू सार्थक है और इसीलिए वैकल्पिक परिकल्पना को स्वीकार किया जाता है। और वैकल्पिक परिकल्पना आपकी क्या है कि पोस्ट टेस्ट पे आए हुए मार्क्स प्री टेस्ट पर आए हुए मार्क्स से अधिक है को स्वीकार किया जाता है। ठीक, यहाँ तक स्टेप 8 हो गया। और लास्ट में हम हमेशा क्या करते हैं, लास्ट में हमने जितना भी कैलकुलेशन किया है उसे एक टेबल के थ्रू मेंशन करते हैं, ताकि आपका जो भी एग्जामिनर है, जो भी आपकी कॉपी चेक कर रहा है, वो एट अ ग्लैंस समझ जाए कि आखिर आपने इस टेस्ट में क्या क्या चीजें अप्लाई, क्या क्या चीजें आपको दी हुई थी, आपने क्या निकाली है और आपका फाइनली रिजल्ट क्या आया है। तो लास्ट स्टेप हमारा क्या होता है, टी टेबल की समरी बनाना। ठीक, समरी में जैसे कि आपको पता ही होता है कि ग्रुप्स हम लोग लिखते हैं, ग्रुप्स के सैंपल कितना है, साइज कितना है, उसको नोट करते हैं। यहाँ पर मीन की वैल्यू आपको दे रखी है, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू दे रखी है, ये इस केस में कोरिलेशन की वैल्यू भी दे रखी है, वो हमने यहाँ लिख दी।
फिर टी की वैल्यू जो आपने यहाँ पर जो टी दे रखा है वो कौन सा है, जो आपने कैलकुलेट किया है, कैलकुलेटेड वैल्यू को यहाँ पर लिखते हैं। अल्फा यानी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, जो भी आपने डिटरमिन किया है, जो भी आपने निश्चित किया है, हमारे इस केस में हमने 0.05 लिया हुआ है। रिजल्ट या परिणाम में हम क्या लिखते हैं कि जो हमारा ये है टी की वैल्यू वो सार्थक है कि नहीं है, तो यहाँ पर क्या है 0.05 पर इस स्तर पर सार्थक है, ये हमारा रिजल्ट आ गया। तो लास्ट एक पूरा जो आप कुछ भी एग्जाम में आपके टी टेस्ट आएगा, तो इन सभी स्टेप्स को जब आप प्रॉपर्ली अच्छे से लिखोगे तब जाके ही कोई टी टेस्ट कंप्लीट होता है, और ऐसा ही आप अपने डिसर्टेशन में भी करोगे। तो आज हमने इतना जाना कि सिंगल रिलेटेड ग्रुप मेथड का अगर न्यूमेरिकल आता है तो हमें किस तरह से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना चाहिए और अपने रिजल्ट से उस पर पहुंचना चाहिए। तो आज के लिए मुझे लगता है ये न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया है और यहीं तक काफ़ी है। कल हम लोग बात करेंगे दूसरे तरह के टी टेस्ट की, जो कि कैसे अप्लाई करते हैं जब आपका जो दो सैंपल बनाए जाते हैं वो मैचिंग बाय पेयर्स या युग्म मिलान के द्वारा जब आपके सैंपल बनाए जाते हैं, तो उनके मीन डिफरेंस, जो मीन्स की डिफरेंस है वो सार्थक है या नहीं है, उनको चेक करने के लिए टी टेस्ट कैसे अप्लाई किया जाता है उस पर चर्चा हम कल करेंगे। अभी तक अगर आज आपको जो समझाया गया उसमें किसी को भी कोई क्वेरी हो तो वो पूछ सकता है। मैम एक कंक्लूजन है। हाँ संजय बताइए। मैम अभी तक जो हमने देखा है कि जो हमने हाइपोथेसिस माना है कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, बट इसमें हम लास्ट में हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन नल हाइपोथेसिस का जिक्र हमने पहले नहीं किया, मतलब इसमें नोट डाउन नहीं किया है, तो मैम थोड़ा सा कंफ्यूजन है। नहीं तो आप ये देखो, आप ये बस इतना जान लो कि हमने नल अपनी ना इस केस में हमने नल हाइपोथेसिस नहीं बनाई, ठीक है। तो मैंने रिजल्ट में क्या लिखा, मैंने रिजल्ट में नल हाइपोथेसिस के बारे में जिक्र किया नहीं, मैंने सिर्फ इतना लिखा H1 एक्सेप्टेड या वैकल्पिक परिकल्पना को स्वीकार किया जाता है, क्योंकि हमने जैसे कि मैंने पहले भी चर्चा भी की, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में कहीं ना कहीं प्रेफर किया जाता है स्टडीज पर आधारित, रिव्यू के आधार पर ही हम बनाते हैं। और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में देखा गया है कि कोई एक्सपेरिमेंट हम तभी तो करेंगे जब हमने देखा होगा कभी सक्सेसफुल हुआ होगा, तो उस केस में क्या होता है आपकी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस वहां पर बनाई जाती है, ठीक है। तो जब आपकी अगर मान लो बाई चांस क्या होता है इस यहाँ पर टैबुलेटेड वैल्यू, आपकी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो कम हो जाती टैबुलेटेड वैल्यू से, तो उस केस में क्या होता है हम सिंपली ये लिखते हैं कि चूंकि टी की वैल्यू सार्थक नहीं है अर्थात वैकल्पिक परिकल्पना को अस्वीकार किया जाता है, अर्थात पोस्ट टेस्ट पर आए अंक प्री टेस्ट पर आए अंकों से अधिक है, इसको अस्वीकार किया जाता है। यानी पोस्ट टेस्ट पे अगर अंक ज्यादा आए हैं तो वो हम क्या कहते हैं उसको अस्वीकार करते हैं, ऐसा नहीं है तो हम इसको पूरा वो करेंगे अपनी लैंग्वेज के थ्रू, वहाँ पर रिजल्ट्स को इलेबोरेट करके वहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। आप लोग ने जो प्रीवियस मैंने लिखवाया उसमें मैंने 1-2-4 लाइंस का एक इंटरप्रिटेशन किया हुआ है, उस इंटरप्रिटेशन को मैंने इस वाले में नहीं दिया, लेकिन आप सभी को वो इंटरप्रिटेशन मेंशन करना है, ठीक। और किसी मैम इसमें नल हाइपोथेसिस को लिख ही सकते हैं ना, जल्दी जल्दी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सेकंड हाइपोथेसिस में कोई आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरी नहीं है हाइपोथेसिस को हमेशा लिखा ही जाए। यस मैम, ओके मैम। और किसी को क्वेरी है तो वो पूछ सकता है, और नहीं क्वेरी है दीजिएगा मैम। क्या नेहा? मैम आज क्वेश्चन सेंड कर दीजिएगा तो कुछ लगा लेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं फिर आप लोग को ग्रुप में नेहा को भेज दूंगी, वो आपको ग्रुप में भी भेज देगी, तो आप लोग प्रैक्टिस करो। अगर क्वेरी नहीं है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रैक्टिस नहीं की जा रही है, क्योंकि टी टेस्ट थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, क्योंकि टी टेस्ट के ही फर्दर बहुत सारे ब्रांचेस में आ जा रहा है। तो आप सभी लोग जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तो क्वेरी डेवलप होना बहुत मुश्किल है, एग्जाम्स में दिक्कत आएगी, आपकी आगे फर्दर उसमें दिक्कत आएगी। आप लोग नेट में भी एग्जाम्स में आता है, आप लोग को डिसर्टेशन में अप्लाई करना होगा, तो यहीं से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो अच्छा है। चलो अगर क्वेरी नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। अब आप लोग जो भी आप लोग को अब तक पढ़ाया गया है, ठीक है, उस पर आप सभी लोग क्या करो, प्रैक्टिस करो। मैं क्वेश्चंस भी आपको पहुंचा दूंगी, नहीं समझ में आता है तो हम लोग क्या करेंगे फिर उस पर चर्चा कर लेंगे, ताकि पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाए, ठीक है। अभी तक जितना पढ़ा है उसको आप लोग कल रिवाइज करके आना। कल स्टार्टिंग में पहले थोड़ा सा हम लोग एक बार क्विक टेस्ट भी ले लेंगे 2-3 मिनट का, ठीक है। थैंक यू क्लास।
थैंक यू मैम। थैंक यू।